नमस्कार, मैं रविश कुमार। अगर आप एक सामान्य कर्मचारी हैं और आप 10% या 15% की दर से सैलरी बढ़ने से परेशान हैं, तो आप विधायक या सांसद बनने का सपना देख सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपनी सैलरी बढ़ाने के जो कीर्तिमान कायम किए हैं, उससे जनता महान को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि वो भी कुछ ऐसा करे कि अपनी सैलरी, जिसे कभी दरमाहा और तनख्वाह कहा करते थे, 100% से लेकर या उससे भी ज्यादा अधिक बढ़ा ले। जरूर हमारे विधायकों को जनता की सैलरी ना बढ़ने का गम सताता होगा, तभी वो इसका बदला अपनी सैलरी 400% बढ़ाकर निकालते होंगे। सैलरी भी कभी बढ़ती थी, ये सीरियल आप आम लोग देखिए। हम आपको आज भी सैलरी बढ़ सकती है टाइप की नई फिल्में दिखाते हैं। 160% जो है ये आपके स्क्रीन पर इधर से उधर कूद रहा है। दरअसल खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा है। दक्कन के नवोदित प्रांत तेलंगाना के गरीब विधायकों की सैलरी और सुविधा में 160% की वृद्धि हुई है। मान लीजिए आपकी सैलरी महीने की 10,000 है और वो अप्रैल से बढ़कर 26,000 हो जाए, तो आप भी खुशी के मारे कूदेंगे कि नहीं? लेकिन आप चुपचाप देखिए, क्योंकि आपके कूदने की बारी अभी नहीं आई है। अब विधायकों की सैलरी 95,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो गई है तेलंगाना में। मंत्रियों की सैलरी 2,40,000 से बढ़कर 4 लाख हो गई है। इस बाबत सोमवार को विधानसभा में एक बिल पेश हुआ और बिना विरोध के पास हो गया। प्रस्ताव तो 3.5 लाख प्रतिमाह करने का था, लेकिन विधायकों की संवेदनशीलता देखिए, 2.5 लाख ही बढ़ाया, वो भी सर्वसम्मति से। तेलंगाना एक नवोदित राज्य है, कर्जा सिर्फ 61,000 करोड़ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसके करोड़पति विधायक 2.5 लाख की सैलरी नहीं ले सकते। आप जानते हैं कि अप्रैल 2014 में तेलंगाना में पहला चुनाव हुआ और 119 विधायक चुनकर आए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने, एडीआर ने पता किया कि 119 में से सिर्फ 83 विधायक ही मिले जो करोड़पति हैं। 6 विधायक इनमें से ऐसे हैं जिनकी चल अचल संपत्ति 30 करोड़ से ज्यादा है। 36 विधायक गैर करोड़पति हैं, नॉन करोड़पति हैं। 3 विधायक इनमें से ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 18 लाख से कम है। इन तीनों में से मात्र एक की संपत्ति 1,82,000 की है चल अचल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने मीडिया से कहा है कि वे स्थिति को समझें। बाकी मीडिया का तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनकी अपील की बात से समझ गया हूं। तभी आपको समझा रहा हूं कि क्या अच्छा लगेगा कि 83 करोड़पति विधायकों की सैलरी लाख रुपए भी ना हो। इनमें से एक विधायक की चल अचल संपत्ति तो 111 करोड़ से अधिक है। बताइए, वो किसी को लाज के मारे कह नहीं पाते होंगे कि 95,000 सैलरी है। हम लोग सिर्फ गरीबों की तकलीफ समझते हैं, लेकिन हमें अमीरों की झिझक भी समझनी चाहिए। इस एंगल से सोचेंगे तो आप भी विधायकों की सैलरी बढ़ने की खुशी में शामिल हो पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने सैलरी बढ़ने के कारणों को विस्तार से बताया है, जिसे डेक्कन क्रॉनिकल अखबार ने छापा है। मैं आप दर्शकों से अपील करता हूं कि प्लीज विधायकों के दर्द को भी समझिए। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो सुनिए। उन्होंने कहा कि 30 साल पहले जब मैं विधायक बना तो 500 रुपए प्रति माह ही सैलरी थी, लेकिन अब आर्थिक परिदृश्य बदल गया है। विधायकों का सैलरी भत्ता बिल राज्य के 1 लाख करोड़ के बजट के आगे बहुत ही मामूली है। एक विधायक 30 कमेटियों का सदस्य होता है, इनकी बैठकों में जाना होता है, जिला परिषद की बैठकों में भी जाना होता है। रोज 150 लोग काम लेकर घर आ जाते हैं, जिन्हें चाय पिलानी पड़ती है, वरना लोग नाराज हो जाते हैं। ड्राइवर और निजी स्टाफ रखना पड़ता है। सुरक्षा कर्मचारी के खाने का खर्चा भी निकालना होता है। तो अब से विधायकों के सुरक्षा कर्मचारियों से अपील है कि वे जमकर खाएं, क्योंकि मान्यवर की तनख्वाह बढ़ गई है। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने कहा, क्या वो गलत है? शायद नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि विधायकों को मंदिर और त्योहारों के वक्त चंदे देने पड़ते हैं। ये दरअसल समस्या तो है। आजकल कई विधायक बताते हैं कि गांव-गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता होने लगी है और इसके लिए चंदा मांग कर युवकों ने परेशान कर दिया है। क्या हम एक बार भी सोचते हैं कि चंदा देना विधायक का काम नहीं है? यह भी पूछना चाहिए कि उनको चंदा कौन देता है, उनका काम है या नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके ऊपर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है, ये आ गया बड़ा भारी बात, जिनके ऊपर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है उन्हें अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। सवाल तो तब उठता है जब राष्ट्र निर्माण में ही लगे दूसरे लोगों का इतनी तत्परता से ख्याल नहीं रखा जाता है। मई 2014 में भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का जन्म हुआ। तब से अब तक 2100 किसानों ने आत्महत्या की है। सिर्फ 400 परिवारों को ही मुआवजा मिला है। हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने आंकड़े भेजे। आप किसी कंपनी के बारे में जानते हैं जहां सबकी सैलरी एक ही रेट पर बढ़ती हो, जैसे विधायकों की बढ़ गई? क्या सभी विधायकों का प्रदर्शन एक समान होता होगा?
पिछले साल दिल्ली सरकार ने अपने विधायकों की सैलरी 400% बढ़ा दी, तो काफी हंगामा हुआ। 88,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रतिमाह कर दी गई। यह बिल अभी केंद्र सरकार के पास लंबित है और अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, अर्थात दिल्ली के विधायकों को बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिल रही है। तब बीजेपी के 3 विधायकों ने भावावेश में कह दिया कि वे जनसेवा के लिए आए हैं और 1 रुपए की सैलरी में काम करेंगे। अब जब केंद्र से मंजूरी मिल जाएगी तभी पता चलेगा कि अब भी वो 1 रुपए के लिए भावुक हैं या नहीं है। तेलंगाना के विधायकों की सैलरी जो है वो दिल्ली से भी ज्यादा है और देश में सबसे ज्यादा। इसी तरह मंगलवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने विधायकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। 71,000 प्रति माह से बढ़ाकर 1,10,000 करने का प्रस्ताव आया है। ये बहुत ज्यादा तो नहीं लगता है। मंत्रियों का वेतन 1,70,000 करने का प्रस्ताव है और मुख्यमंत्री का वेतन 1,43,000 से बढ़ाकर 2 लाख प्रति माह किया जाएगा। इसमें वेतन और भत्ता सभी शामिल हैं। 9 साल में चौथी बार विधायकों का वेतन बढ़ा है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में भी मंगलवार यानी 30 मार्च को विधायकों का वेतन भत्ता विधेयक पास कर दिया गया। अब विधायकों की सैलरी वहां 95,000 से बढ़कर 1,25,000, आवासीय भत्ता 25,000 से बढ़ाकर 50,000, 98,000 से 1 लाख रुपए तक के रेलवे कूपन दिए जाएंगे। कितना चलते हैं ये लोग ट्रेन में। पत्रिका और किताबों के लिए 20,000 रुपया। विधानसभा क्षेत्र के लिए भत्ता 1,38,000 मिलेगा, जो पहले 83,000 था। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के विधायकों ने तो होली के बाद ही दिवाली मनानी शुरू कर दी है। मंगलवार को ही छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट ने फैसला किया कि विधायकों की सैलरी 75,000 से बढ़ाकर 1,10,000 प्रति माह कर दी गई है। शायद सोमवार को किया। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में तेलंगाना के विधायकों की सैलरी सबसे अधिक है। हमें विधायकों की सैलरी के मामले को तार्किकता के साथ देखना चाहिए। उन्हें विधायकी के काम के लिए संसाधन की जरूरत तो होती है, लेकिन क्या सभी विधायकों का प्रदर्शन एक समान रहता होगा? जो भीड़ आती है विधायकों के घर में, जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो आम लोगों की भीड़ होती है या कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है? उनकी ड्राइंग रूम में कोई क्या गरीब किसान भी बैठा होता है सोफे पर, जिसे नेताजी चाय पिला रहे होते हैं? कंपनियों में भी सैलरी बढ़ती है, लेकिन क्या वो 160% के हिसाब से बढ़ती है, और वो भी सबकी एक समान? 26 नवंबर 2015 के दिन एनडीटीवी प्रॉफिट की साइट पर एक खबर लगी कि 2016 के साल में भारतीय कंपनियों में वेतन जो है 10.8% ही बढ़ेगा। अगर आप इसमें से 6.1% की मुद्रास्फीति उस वक्त की निकाल दें, हिसाब लगा लें, तो यह वृद्धि 4.7% की होगी। क्या ये लोग राष्ट्र निर्माण में नहीं है? ये तो मेकिंग इंडिया वाले भी हैं। विधायक ही ठीक है, अपनी सैलरी 100 से 150% बढ़ा लेते हैं। इसमें मुद्रास्फीति का 5-6% कहां गया पता ही नहीं चलता होगा। जाहिर है हमारे किसान बेहतर मूल्य के लिए तरसते रहते हैं, कर्जे में आ जाते हैं, मगर वो कभी नहीं बढ़ता उनका समर्थन मूल्य। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी तत्परता से बढ़ता रहता है। 7वां वेतन आ ही रहा है। हमारे विधायकों की सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, बढ़ने का आधार क्या होना चाहिए, क्यों नहीं बढ़नी चाहिए और बढ़नी क्यों चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं। चाहिए का हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। प्रोफेसर जगदीप चोकर साहब हैं, एडीआर के संस्थापकों में से एक हैं। पिछले 10-15 साल से लगे हुए हैं कि कुछ लोकतांत्रिक तरीके से सुधार आ जाए। पीडीटी आचार्य साहब हैं, आप पूर्व महासचिव हैं लोकसभा के, और दिल्ली के विधायकों के वेतन भत्तों को लेकर आप जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसके चेयरमैन हैं। चोकर साहब, जो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी ने कहा, हालांकि उन्होंने 5 करोड़ की एक मर्सिडीज बस भी बनवाई है कि जिसमें जिले में जाएंगे और वो मीटिंग करेंगे, कि विधायकों की अपनी समस्या है। लोग आते हैं, ऑफिस होता है, स्टाफ होता है, कर्मचारी होता है, उसको अगर देखा जाए तो एक बेहतर सैलरी विधायक को मिलनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये मैं बात बहुत दफा सुन चुका हूं कि लोग आते हैं उनको चाय पिलानी पड़ती है। ये मेरे ख्याल में विधायक का काम नहीं है। पहली बात तो ये है कि लोगों को विधायक के पास आने की जरूरत क्यों पड़े? क्यों ना विधायक उनके पास जाए? तो उसमें भी पैसा लगेगा सर? तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। उसका जवाब मेरे पास ये है कि जो आपने कहा कि 1 लाख रुपए के रेलवे के कूपन दिए जाएंगे, इस तरह की चीजें देने की बजाय हर विधायक को और हर संसद सदस्य को एक कंसोलिडेटेड सैलरी मिलनी चाहिए। वो 5 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो उसके साथ ये जो भत्ते और खर्चे की रीइंबर्समेंट होती है, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। उसको जैसे
आपने प्राइवेट कंपनियों का जिक्र किया, जैसे प्राइवेट कंपनी में कहते हैं कॉस्ट टू कंपनी, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कॉस्ट टू कंट्री, कि संसद सदस्य या विधायक का देश को कितना खर्चा उठाना पड़ रहा है, वो उसका अंदाजा लगा लिया जाए और उतनी तनख्वाह कैश में लंप सम में विधायक और संसद सदस्य को दी जाए। फिर वो अपनी मर्जी से और अपने खर्चे, वो कौन तय करे? विधानसभा ही कर ले? तय करने का तरीका तो आएगा, उसको कंसोलिडेटेड तनख्वाह मिले, वो उसमें से अपनी मर्जी का और अपने खर्चे से मकान किराए पे ले, अपनी मर्जी का और अपने खर्चे का दफ्तर किराए पे ले, अपनी मर्जी से और अपने पसंद के कार्यकर्ता रखे। विधायकों को फ्लैट तो मिलता है, ये विधायक नहीं मिलना चाहिए ना, क्यों मिलता है? उनको आप कंसोलिडेटेड सैलरी दीजिए, 15 लाख दीजिए, 25 लाख दीजिए, लेकिन उसके बाद कुछ मत दीजिए। पर ये जो सैलरी बढ़ी है, ये क्या ज्यादा है? कई बार लगता है कि नजरिए से सैलरी नहीं, सैलरी की जो फिगर है ना, वो इररेलेवेंट है, क्योंकि वो ज्यादा तो है ही। 160% सैलरी बढ़ना तो जैसे आपने खुद ही कहा अजीब बात है, लेकिन सैलरी की फिगर ही इररेलेवेंट है। मैं ये कह रहा हूं उन पे टोटल खर्चा कितना होता है वो देखना चाहिए। आप चाय पिलाते हैं तो अपनी जेब से पिलाइए, 1,20,000 रुपए आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी का भत्ता नहीं मिलेगा, आप 5 लाख ले लीजिए। वो अलग अलग मोहल्लों में जाते हैं, यहाँ गर्मी के दिनों में कहां कहां आग लग जाती है, विधायक दिन भर दौड़ते रहते हैं अपनी गाड़ी से। लेकिन उनको एक टोटल मिलना चाहिए जो कॉस्ट टू कंट्री हो, देश को कितना खर्चा हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए, ताकि वो उस पैसे को ध्यान से खर्च करें। ठीक है आचार्य साहब, मुझे बता सकते हैं कि आप इस दिल्ली विधानसभा की कमेटी में रहे हैं, एक्सपर्ट कमेटी की, कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए? लेकिन एक जो आंकड़ा मैं देख रहा था कि मध्य प्रदेश के वहां विधायकों की सैलरी कुछ और है, दिल्ली की विधायकों की सैलरी कुछ और है, तेलंगाना की कुछ और है। क्षेत्र और समस्याएं तो आमतौर पर विधायकों की चुनौती एक ही तरह की होती हैं, पर एक जगह 2.5 लाख सैलरी है, एक जगह 1.25 लाख सैलरी है, तो इतना अंतर क्यों होता है सर? कोई इसका एक पैमाना क्यों नहीं है? इसी से लगता है कि जो आपको मन करता है वैसे अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं। आचार्य साहब देखें ना, इसका तो होना चाहिए, अच्छा है, अगर यूनिफॉर्मिटी हो तो ये अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हर एक जो लेजिस्लेचर है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर हो या पार्लियामेंट हो, इनको वो अधिकार प्राप्त है वो सैलरी बढ़ाने की। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जहां तक ताल्लुक है, मैं ये कहना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है, वो ये है कि जो लेजिस्लेटर्स है, एमपीस हो या फिर एमएलएस हो, उनकी सैलरी में बीच बीच में बढ़ोतरी होनी चाहिए। वो जो पर्सपेक्टिव लेजिस्लेचर वो डिसाइड करे। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम रीफिक्स द सैलरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा गया है। अब इसका मतलब क्या है? रीफिक्सिंग सैलरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसका मतलब है सैलरी समय समय पर बढ़ाना, इसका मतलब और कुछ नहीं है, यही है। ठीक है सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन पर 160%, कहीं 400%, कहीं 200%, वो समझ गया, मैं उसी पर आ रहा हूं। हाँ। अब 160 और 260 या 400 की बात तो आप कर रहे हैं। देखिए, ये जो दिल्ली विधानसभा की जिक्र आपने की है, उसमें उस कमेटी का चेयरमैन मैं था, और हमने इनकी जो सैलरी है 12,000 सैलरी उनकी है, अभी मिल रही है, उसको बढ़ा के हमने 50,000 कर लिया। अब 12,000 से 50,000 अगर परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत बड़ा परसेंटेज है, वो 400% होगा शायद। तो ये प्रॉब्लम है। 12,000 से 12,000 से हमने बढ़ा करके 50,000 कर लिया, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस भी इस तरह से हमने बढ़ा दिया। बाकी जो चीजें हैं वो तो रीइंबर्सेबल है, मतलब जो खर्च करेंगे उसका रीइंबर्समेंट होगा, इस तरह से है। उसकी जो बाकी जो कंपोनेंट्स है, जो सैलरी पार्ट जो है वो बस यही है, लेकिन उसको आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो नेचुरली
वो तो बहुत बड़ा होगा, और उसी के बेसिस पर आप इसकी वैल्यूएशन करेंगे तो मुश्किल पड़ेगा कि ठीक है कि 12,000 से 50,000 किया गया, उनको एक बार बढ़ाने की जरूरत पड़ी, तो इस हिसाब से वो कह रहे हैं कि आपको ज्यादा लगेगा। पर हम वही तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सवाल ये है कि आप अगर समय समय पे बढ़ा सकते हैं तो 5% 4% बढ़ाइए, जो बाकी लोगों की जैसी सैलरी बढ़ती है। वो भी सही है, लेकिन 12 से 50 कर दिया, साथ साथ ये भी कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस भी बढ़ा दिया गया, और बाकी सब रीएम्बर्सेबल है। वो जो रीएम्बर्सेबल है ना, वो सैलरी से 10-20 गुना है। तो हाथी की पूंछ तो निकल गई, हाथी निकल गया, पूंछ को आप पकड़ रहे हैं सैलरी को। तो ये रीएम्बर्सेबल चीजें, अलाउंसेस नहीं होने चाहिए। वो रीएम्बर्सेबल है ना, क्योंकि अगर 1 लाख रीएम्बर्सेबल की लिमिट है तो 1 लाख ही क्लेम होगा। इंग्लैंड में इसी चक्कर को लेके कुछ एमपीओ को रिजाइन करना पड़ा था। क्या हुआ था? क्योंकि उन्होंने जो रीएम्बर्समेंट लिमिट थी, वो पूरी क्लेम की और उसमें नकली क्लेम निकले, और वो पकड़े गए और 5-6 एमपीओ को रिजाइन करना पड़ा। और ये कहा गया कि ये जरूरी नहीं है कि पूरी रीएम्बर्सेबल लिमिट आप क्लेम करें। आप मुझे एक एमपी एमएलए दिखा दीजिए जिसने पूरी रीएम्बर्सेबल लिमिट क्लेम ना की हो। सारे करते हैं, मेरा तो अंदाजा है ये, मैं इस बात को कह रहा हूं, लेकिन मेरा ये अंदाजा है कि सारे करते हैं, क्योंकि रीएम्बर्समेंट होने का मतलब ये तो है ही। बाकी जनता के पास जाइए तो कहते हैं विधायक जी नजर नहीं आते हैं, विधायक जी कहते हैं कि वो जनता के बीच में विधायक जी नजर इसलिए नहीं आते हैं, जैसे आपने कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आप मिजाज पुरसी करते रहते हैं, जनता में जाना नहीं चाहते। अगर वो जनता में जाएंगे तो जनता उनको चाय पिलाएगी, उनको पिलानी नहीं पड़ेगी। आचार्य साहब, एक बात बताइएगा कि ये जो दलील दी जाती है कि चाय पिलानी पड़ती है, चंदा देना पड़ता है, तो क्या इसको अब ये क्या जो तेलंगाना के सीएम ने कहा है वो ऑफिशियल कर रहे हैं क्या? हम 2.5 लाख रुपए सैलरी बढ़ा रहे हैं, आप मंदिरों और क्रिकेट मैच के लिए चंदा देते रहेंगे? अगर कोई चीज गलत है तो विधायक जाकर दुनिया भर के बारे में भाषण देते हैं विधायक, तो इसके बारे में भी भाषण दें कि हम चाय नहीं पिला सकते, ये हमारी सैलरी और अधिकार क्षेत्र के बाहर है, हम मंदिर और क्रिकेट मैच कराने के लिए युवा मंडली को हम चंदा नहीं दे सकते। देखिए ना, इसको असल में इसको कहते हैं कि एक तरह से ट्रिवियलाइजेशन है ये चाय पानी और चंदा, ये सारी चीजें जो है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन ये है कि हमारे जो लेजिस्लेटर्स है, विधायक है, पार्लियामेंट के हो या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हो, इनको सैलरी और रीजनेबल सैलरी और अलाउंसेस वगैरह मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मिलनी चाहिए तो फिर कितना मिलना चाहिए और किस परसेंट पर? इस पर कोई यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं। अगर यूनिफॉर्मिटी होगी तो अच्छा है, वो ठीक है, हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन इस वक्त तो है नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर असेंबली और हर पार्लियामेंट इसके बारे में लेजिस्लेशन बना सकते हैं और बीच बीच में बढ़ा सकते हैं, ये लिखा हुआ है। मैं तो ये बात समझ सकता हूं कि दिल्ली के विधायकों का खर्चा या उत्तर प्रदेश के विधायकों का खर्चा एक समान नहीं हो सकता। यूपी के विधायकों की कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी ही होती होगी दिल्ली की तुलना में, और जो तेलंगाना के विधायक उनकी सैलरी सबसे ज्यादा है, इतनी ज्यादा है उनकी सैलरी बाकियों की तुलना में, और आईपैड और क्या क्या सब मिलता रहता है विधायकों को, इतनी सारी सुविधा होती है। तो कहीं तो कोई चेक लगना चाहिए सर, उनके परफॉर्मेंस का क्या इंडिकेटर है? अगर हम सैलरी दे रहे हैं उनको नेशन बिल्डिंग में, तो उनके परफॉर्मेंस का क्या इंडिकेटर है? वो तो 5 साल बाद पब्लिक या तो हराती है या जिताती है, लेकिन उनका अपना परफॉर्मेंस क्या है ये कहां से पता चलेगा? काम का परफॉर्मेंस क्या है? देखिए, लेजिस्लेटर्स का जो परफॉर्मेंस और सैलरी से कोई संबंध नहीं है। ये लेजिस्लेटर्स का काम जो है अब उसके बारे में पब्लिक के मन में तरह तरह के ओपिनियंस है, वो तो रहेगा ही। एक्चुअली ये पब्लिक के मन में थोड़ा सा प्रेजुडिस है लेजिस्लेटर्स के खिलाफ, ये पॉलिटिशियंस के खिलाफ तो है ही। तो अब उसके रहते देखो ना, अब जो भी वो करते हैं उसका तो विरोध होता ही है, ये है। लेकिन मैंने एक बेसिक सवाल उठाया था कि हमारे कंट्री के जो लेजिस्लेटर्स हैं, अब उनके लिए एक रीजनेबल सैलरी वगैरह देना है या नहीं देना है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर डिस्कशन हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस वक्त ये डिस्कशन हुआ था।
तो उस डिस्कशन में कई लोगों ने यह कहा था कि हमारे लेजिस्लेचर्स को एक रीजनेबल सैलरी और अलावेंसेस परक्विसिस वगैरह मिलना चाहिए, ताकि वो, मतलब उनका तर्क था कि ताकि वो करप्ट ना हो, वो करप्ट तरीके से या करप्शन के रास्ते में न जाए। ये उनका अपना एक दृष्टिकोण था। राइट सर। लेकिन पॉइंट ये है कि सबने ये कहा था कि इनको एक रीजनेबल सैलरी और अलावेंसेस परक्विसिस वगैरह मिलना चाहिए, ये बात है। ठीक है। हाँ। पर इस बात से मैं भी सहमत हूं। मुझे तो लगता है कि हर जिले में एक संसदीय सचिवालय होना चाहिए जहां एमपी और पांचों विधायक एक साथ बैठें। वो अपने घर के पीछे क्यों दफ्तर खोल के बैठते हैं? तो एक सरकारी दफ्तर होना चाहिए। और एक विधायक अगर हार जाता है, दूसरा आता है, तो वो सारा कागजात वहीं पर मौजूद रहे, ताकि वो उसको निरंतरता रहे। विधायक जी हार गए, वो सारा क्षेत्र का सारा जो कागज पत्तर है, चिट्ठी पत्र, उन्हीं के साथ समाप्त हो जाता है। तो वो एक होना चाहिए, एक संसदीय सचिवालय जैसा जिले से लेकर राजधानी तक में होना चाहिए। कुछ कुछ जगह पे होता भी होगा, राजधानियों में तो होता है। तो इसमें उस अनुपात में ये व्यवस्था तो ठीक है। मतलब कुछ एक कमी ये उभरती है कि कहीं कोई पैमाना नहीं है, वो पैमाना बनना चाहिए। और दूसरा, विधायकों को सैलरी उचित मिलनी चाहिए। मुझे, आपने लंदन का उदाहरण दिया, इंग्लैंड का, मुझे मालूम नहीं कि उन देशों की तुलना में भारत के एमपी कितना पाते हैं, पर अंदाजा से लगता है कि भारत के एमपी को बहुत कम मिलता है। भारत के एमपी को कम मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। भारत के आम आदमी को भी कम मिलता है, इसमें भी कोई शक नहीं। दूसरी बात, जहां तक ट्रिविलाइजेशन का सवाल है, अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ये कहा है तो ट्रिविलाइज तो शायद वो कर रहे हैं। और मेरे सामने बहुत से एमपीज ने बैठ के कहा है टेलीविजन पे, यही आर्गुमेंट दिया है कि चाय पिलानी पड़ती है। तो वो आर्गुमेंट एक बहुत रेगुलरली दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उनको वक्तन फौक्तन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का अधिकार है। सही है, होना भी चाहिए, लेकिन यह भी सही है कि उनको इज्जत से, डिग्निटी से, शराफत से, अच्छे तरीके से रहने का अधिकार है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि उनके परफॉर्मेंस का और उनके सैलरी का या अलाउंसेस का कोई रिश्ता नहीं है। क्या दुनिया में कहीं ये पैमाना है क्या? दुनिया में कहा था कि जो विधायक और सांसद क्या है, हालांकि लोगों ने गली नाली बनवाने का उनको ठेकेदार समझ रखा है, लेकिन उनका काम है नीति निर्माण में बहस करना। और तीसरी बात ये थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा गया कि इनको अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए ताकि ये करप्शन के रास्ते पे ना जाएं। अब कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कितने विधायक करप्शन पे रास्ते पे हैं या नहीं हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं, क्यों छोड़ देते हैं? ये कहा गया कि जनता के दिमाग में पॉलिटिशियन के खिलाफ प्रेजुडिस है। मैं मानता हूं प्रेजुडिस है, उसके कारण लेकिन सवाल ये प्रेजुडिस क्यों हुआ? क्या पिछले 60 साल से जनता पॉलिटिशियंस के बारे में यही सोचती आई है? एक जमाना था कि पॉलिटिशियंस की इज्जत होती थी, वो क्यों होनी बंद हो गई है? इसके लिए पॉलिटिशियंस को अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा। समय कम है, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि जो हमारे एमपी या विधायक डिमांड करते हैं, इन बातों में उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे लेजिस्लेचर का काम करने के लिए, विधायिका का काम करने के लिए स्टाफ चाहिए, रिसोर्स चाहिए। ठीक है, यहां पर पत्रिका और 20,000 बढ़ाई गई है, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो ये कभी नहीं बताते कि हमें एक सेक्रेटेरिएट चाहिए, 2 लोगों से काम नहीं चलता है, हमें 5 और इंटर्न चाहिए, तो इस तरह से हम एक एमपी या सांसद के रूप में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये बात आती है कि उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस चाहिए, पेट्रोल का पैसा चाहिए, और रेलवे का 1 लाख रुपए का, मतलब रेलवे का कूपन। मैंने, विधायक क्या दिन भर ट्रेन में रहता है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, विधायक ट्रेन में नहीं रहता है, विधायक के रिप्रेजेंटेटिव ट्रेन में रहते हैं, और जिससे कई बार मामले चलते रहते हैं। जी, बुरा लगेगा ये कहना, पर आप एक जल्दी से उदाहरण दे सकते हैं कि दुनिया के बाकी देशों में जो सांसद होते हैं या विधायक होते हैं, वो क्या इसी तरह से सैलरी तय कर लेते हैं? मुझे इसके बारे में अंदाजा नहीं है, लेकिन उनके खुद सैलरी तय करने में कोई एतराज नहीं है, मतलब इस तरह से कि कुछ भी बढ़ा लिया, मतलब। लेकिन सैलरी तय होने का कोई बेसिस होना चाहिए जो कि आम जनता की नजर में ठीक लगे। देखिए, राजनीतिक वर्ग ने जो मॉरल हाई ग्राउंड है वो खो दिया है, उनकी लोग इज्जत नहीं करते हैं, ये अफसोस की बात है। लेकिन ये कहना कि क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं इसलिए उनकी इज्जत करें, उनके
करतूतों की वजह से इज्जत नहीं आचार्य करते। साहब, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, चूंकि वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनके सारे खर्चे का हिसाब होना चाहिए, तो ये जो वो रिइंबर्समेंट क्लेम करते हैं, जैसे 1 लाख रुपए की ट्रेन यात्रा का अगर कूपन का क्लेम करते हैं, तो वो सब विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए, ताकि जनता देख सके कि वो इनके इलाके में आए थे कि नहीं आए थे और उसका खर्चा लिया था। ऐसा ये कोई गलत तो नहीं सुझा रहा मैं? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं। इस तरह की निगरानी होनी चाहिए, इस तरह का जो है ना एक्सपोजर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अक्सर इस तरह से जो चाय वाली बात है वो समस्या तो है चोकर साहब, वो समस्या तो है कि लोग चाय पीते हैं, पर लोगों को देखें कि उन्होंने नेताजी की चाय पी विधायक जी की, तो विधायक जी ने उनका काम किया कि नहीं किया, पर विधायक जी ने उस चाय के नाम पर अपनी सैलरी तो बढ़ा ही ली ना। विधायक जी अपनी सैलरी तो बढ़ाई। विधायक जी बनते भी जनता को बुद्धू बना के हैं और विधायक बनने के बाद भी जनता का बुद्धू बनाते रहते सबसे हैं। बुद्धिमान है, हाँ, यही कहते हैं वो तो। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देश के 248 जिलों में सूखा है। अगर आप मैच ना देख रहे हों तो ब्रेक के बाद निखिल डे से बात करते हैं सूखे के बारे में। पिछले हिस्से में हम चर्चा कर रहे थे विधायकों की सैलरी बढ़ने का पैमाना क्या हो। तो एक दर्शक ने एक बड़े मार्के की बात कही है कि आम कर्मचारियों के लिए तो सरकारों ने पेंशन की व्यवस्था खत्म कर दी है, लेकिन ये विधायकों और सांसदों का पेंशन क्यों बचा हुआ है और किस तर्क से बचा हुआ है और वो क्यों बढ़ता है? तो कभी आप नेताओं से पूछिएगा कि अगर पेंशन का पैसा अगर हमारे लिए खुला हुआ है, बाजार में लगाकर अपना इंतजाम खुद करना है, आप खुद क्यों पेंशन ले रहे हैं? ये उनसे पूछिएगा। ये अच्छा सवाल था। देश के 29 में से 9 राज्यों के 248 जिलों में सूखा है। 2,57,000 पंचायतों में से 96,954 पंचायतों में सूखा है। उम्मीद है राहत का काम तेजी से चल ही रहा होगा, क्योंकि अब मीडिया गांव में जाता नहीं और गांव से वास्ता रखने वाले शहरी लोगों को भी पता नहीं चलता कि सूखे की ऐसी हालत है। काम भारत माता की जय और इंडिया क्रिकेट मैच से हो ही जाता है। इस बार केंद्र सरकार ने अपने बजट में मनरेगा का बजट बढ़ाकर 38,500 करोड़ कर दिया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 3800 करोड़ ज्यादा है। सरकार का दावा है कि नए वित्तीय साल में इसके तहत देश के गांवों के 5 करोड़ 2 लाख अकुशल कामगारों को साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। ये आगे की बात हुई, लेकिन क्या इस वक्त सूखे से लड़ने के पर्याप्त उपाय हो रहे हैं? मंगलवार के इंडियन एक्सप्रेस में निखिल डे और अरुणा रॉय ने एक लेख लिखा है कि मनरेगा का गला अभी भी घोटा जा रहा है, जबकि इसके जरिए सूखे के हालात से लड़ा जा सकता है और छोटे किसानों को कुछ राहत दी जा सकती है। इनका कहना है कि मनरेगा के तहत मौजूदा भुगतान के लिए 10,588 करोड़ की जरूरत है। 25 राज्यों के 9 करोड़ कामगारों को बकाया मजदूरी नहीं मिली है। विधायक ध्यान दें, हरियाणा में भी कमेटी बन गई है वेतन बढ़ाने की, जो 15 दिनों में रिपोर्ट देगी। इनमें से आधे कामगार मजदूर सूखाग्रस्त इलाके के ही हैं। निखिल डे ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने इन सूखाग्रस्त जिलों में मनरेगा के तहत 100 दिन की जगह 150 दिन के काम का वादा किया है, लेकिन इन राज्यों के पास पैसे नहीं है। सिर्फ 5% हाउसहोल्ड घरों यानी परिवारों को 150 दिनों का काम मिला है। राज्य सरकारें केंद्र से पैसे मांग रही हैं कि फंड जारी किया जाए, लेकिन फंड मिलने में कमी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में स्वराज अभियान, जो योगेंद्र यादव चलाते हैं, कि एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र से कई सवाल पूछे हैं। स्वराज अभियान का दावा है कि देश के 12 सूखा प्रभावित राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये देखिए जहां सैलरी बढ़ी है, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, बिहार, हरियाणा और छत्तीसगढ़ सूखा प्रभावितों को पूरी राहत नहीं दे रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र को भी उचित कार्रवाई करने का निर्देश दे। स्वराज अभियान ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को यह भी कहे कि मनरेगा एक्ट, वो कानून है, उसके प्रावधानों का इस्तेमाल कर सूखा प्रभावित इलाकों में रोजगार दे। यह भी मांग की गई है कि रिजर्व बैंक और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि सूखा प्रभावित इलाकों में शेड्यूल्ड बैंक यानी जो सरकारी बैंक होते हैं और नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो आप कोऑपरेटिव बैंक की तरह समझते हैं, खेती की खातिर लिए गए कर्ज की वापसी का तरीका
नए सिरे से तय करें, जैसे माल्या साहब के लिए तय हो रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए, जैसे क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों को यह आदेश दे सकती है कि आप राज्य के किसी खास हिस्से को सूखा प्रभावित घोषित कीजिए? क्या राज्य सरकारें इसे मानने के लिए बाध्य हैं? कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या कोर्ट राज्य सरकार को आपदा राहत फंड का पैसा मनरेगा में इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है? कोर्ट ने कहा है कि कोई मंत्री अगर अपने निजी हित के लिए किसी राज्य के हिस्से को सूखाग्रस्त घोषित कर देता है तो क्या कोर्ट इस पर अंकुश लगा सकता है? क्योंकि ऐसे कई मामले देखे गए हैं जिनमें नेता अपने निजी हित के लिए ऐसा करते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि जिन किसानों ने ज्यादा कर्ज लिया है उन्हें कर्ज चुकाने की मोहलत 1 साल बढ़ा दी जाए। दरअसल 3 राज्य हैं, गुजरात, हरियाणा और बिहार, इन्होंने अपने यहां सूखा घोषित नहीं किया है और कोर्ट ने इन तीनों राज्यों से इस सिलसिले में पूछा है। गुजरात को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, पूछा है कि आपके यहां सूखा नापने का मापदंड क्या है? क्या गुजरात देश का हिस्सा नहीं है, फिर देश के कानून से बाहर है क्या? क्या कोई राज्य ये कह सकता है कि हम केंद्र के बनाए कानून का पालन नहीं करेंगे? आज गुजरात ने कहा है तो क्या बाकी राज्य भी कहेंगे? क्या गुजरात एक यूनिक राज्य है? ये सब अदालत में टिप्पणी के तौर पर ये सब बातें आई हैं। तो निखिल डे हमारे साथ हैं। निखिल, मेरा एक सवाल है कि अभी इस याचिका से ये उभर कर आ रहा है कि राज्य सरकारें कई जिलों में जहां सूखा है वहां पर सूखा घोषित नहीं कर रही हैं। तो कुछ उदाहरण देकर बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? और योगेंद्र यादव की याचिका में यह भी है कि कई नेता या मंत्री अपने हित में किसी जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर दे रहे हैं। तो यह किस तरह से हो सकता है और इसके क्या हित हैं नेताओं के? तो ये बहुत बड़ा पैसा आता है यदि कहीं घोषित होता है, और बहुत बड़े हिस्से में पैसा जाता भी है। तो कई सारे राज्यों में राज्य सरकार ही नहीं चाहती है कि वो सूखाग्रस्त वाले काम में पैसा लगाए। वो केंद्र सरकार से भी जो पैसा आता है वो कहाँ जाए, किस हद तक जाए। और इसलिए सही बात है कि ना केवल ये 3 राज्यों में तो घोषित हुआ ही नहीं। राजस्थान एक राज्य है जहां बहुत देरी से घोषित हुआ, जबकि सूखा तो बिल्कुल स्पष्ट था बहुत इलाकों में, और उसकी वजह से बहुत सारे चीजों पर प्रभाव पड़ता है। नरेगा तो एक बहुत स्पष्ट चीज है, लेकिन खास तौर पर किसानों के जो मामले हैं वो पूरे सूखाग्रस्त घोषित होने से प्रभावित होते हैं। इसी समय ना केवल सूखे से, इसी समय जहां थोड़ी बहुत फसल थी फिर से ओले गिरे, और ये पिछले साल भी हुआ। तो ये जो किसानों के साथ पहले से ही बहुत बड़ी परेशानी है, उसके ऊपर ये परेशानी हो रही है कि उनको पटवारियों के, नेताओं के, उन सबके भरोसे रहना पड़ता है, तभी सरकार कुछ मदद करती है। और उससे ऊपर तो आपने बात बताई है कि सरकारें तो अपनी पैसे लगा रहे हैं तनख्वाहें बढ़ाने के लिए। आपने तो विधायकों के तरफ ध्यान दिया, लेकिन इस समय रवीश जी 7वां वेतन आयोग लागू होगा इस साल, उसमें लगभग 1,20,000 करोड़ खर्च होंगे, और नरेगा में 10,000 करोड़ के पैसे बकाया हैं। इसका मतलब है सूखाग्रस्त इलाके में लोगों ने काम किया है, बड़ी मुश्किल से तो काम मिला, उसके बाद पैसे नहीं मिले और वो जा रहे हैं, वहां से वो पलायन करके जा रहे हैं बिना उनके। और निखिल मेरा एक सवाल है, एक दो दुनिया है, जो मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं वो भारत माता की जय तो बोलते होंगे पर निश्चित रूप से वो टीवी नहीं देखते होंगे या देख नहीं पाते होंगे, और एक हैं जो भारत माता की जय भी बोलते हैं और टीवी भी देखते हैं। तो पर दोनों में एक कनेक्शन नहीं बन पाता, वो समझ नहीं पाते हैं। ये जो 9 करोड़ लोग हैं इनकी सैलरी अलग अलग राज्यों में जो इन्होंने ये मजदूरी कर चुके हैं और उनका पैसा नहीं मिला है, क्या आप बता सकते हैं 1-2 उदाहरणों से कि कितना पैसा इनका नहीं मिला है और किस स्तर के ये लोग हैं जिससे इनकी जिंदगी प्रभावित हुई है? तो लगभग 11,000 करोड़। वैसे इस साल के यदि आप और भी, इनका डेटा एंट्री पूरा हुआ नहीं है,
मुझे तो लगता है 12,000 करोड़ ये अमाउंट पहुंचेगा। नरेगा कहता है कि आपको पैसा 15 दिन में मिलना चाहिए। सवाल ही नहीं है, ये पैसा तो महीनों तक नहीं मिलने वाला है, और अगले साल के जो पैसे आएंगे उसमें से पिछले साल के पैसों का चुकाना होगा। तो बिल्कुल कानून का उल्लंघन है। और एक बहुत बड़ी विडंबना है, जब तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं सारे विधायक अपने पूरे सब जगह, इसी समय केंद्रीय सरकार ने नकार दिया है, ठुकरा दिया है वो प्रक्रिया जहां उन्होंने कहा था कि न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जाएगा कई राज्यों में। उदाहरण के तौर पर नरेगा में राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी तो है 197 रुपए और नरेगा में मिलेगा 183 रुपए। अभी अभी इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। तो हर तरफ से इस पूरे 9 करोड़ वाला वर्ग, जिसमें छोटे किसान भी है, क्योंकि जब अकाल पड़ता है वो छोटे किसान भी जाते हैं इस अकाल राहत कार्य में। इस समय नरेगा में उनके खुद के खेतों में काम हो सकता है। तो नरेगा से बढ़िया कोई उदाहरण नहीं है। निखिल एक सवाल और जानना चाहता हूं। निखिल, मुझे एक बात बताइए कि ये जो 9 करोड़ लोग हैं, इनकी मजदूरी मिलने में कितने, आपने कहा 15 दिन में कानूनन पैसा मिलना चाहिए, ये गरीब साधारण लोग हैं, और कितना पैसा इनका बकाया होगा मजदूरी का, अगर अंदाजा किसी के हिसाब से अगर आपको इस वक्त ध्यान हो, और कितने दिनों से इनको सैलरी नहीं, इनका वेज जो मजदूरी है वो नहीं मिली है? 2 महीने 3 महीने अभी जो काम करेंगे लोग, उनको उनका पुराना बकाया है। लोगों को कई दिनों का, जिन्होंने इन्हीं दिनों में काम किया, बीच में पैसा आया था। ये पिछले साल नरेगा का पूरा कमर इसीलिए टूटा था क्योंकि लोगों को 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक पेमेंट नहीं मिला। फिर उन्होंने बिल्कुल उसको कम किया पैसे दे के बीच में, और फिर से अब ये स्थिति आ गई है कि जब 11,000 करोड़ पेंडिंग है, उसका मतलब पूरे नरेगा के बजट का लगभग 1/3 अमाउंट अगले साल भी कह रहे हैं 38,000 करोड़, लेकिन उसमें से 10,000 करोड़ तो पहले चुकाएंगे, 12,000 करोड़ चुकाएंगे, तो बचेगा क्या नरेगा के लिए? तो नरेगा एक ऐसा तरीका था जिसमें छोटे किसान, मध्यम किसान, जो खेतीहर मजदूर हैं, उनको कम से कम राहत मिल सकती थी। उससे वो अपने जानवरों को भी कुछ बचा सकते थे, अपने घर को चला सकते थे। निखिल, मैं एक सवाल और जानना चाहता हूं आपसे कि ये बात आती है कि मैं ध्यान आ रहा था कि पिछले नवंबर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने वित्त मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी कि वेतन भुगतान में, मजदूरी भुगतान में देरी हो रही है तो आप दें। तो सरकारें भी अपनी तरफ से हरकत करती हैं, पर कई बार आपके लेख से पता चला कि राज्य सरकारें केंद्र को चिट्ठी लिख रही हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, और हमें कई बार ये पढ़ने को मिलता है कि केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यों के पास पर्याप्त पैसा है, वो अपने उनकी जो हिस्सेदारी होगी मनरेगा में वो हिस्सा राज्य सरकारें नहीं देती हैं और उसकी वजह से देरी होती है। तो एक ये राजनीति है, इसको आप तटस्थता से जरा बता सकते हैं हमारे दर्शकों के सामने कि गेम क्या चल रहा है? इसमें गेम स्पष्ट है। नरेगा का खुद का वेबसाइट बिल्कुल स्पष्ट करता है कि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है। नेगेटिव बैलेंस लगभग 10,000 करोड़ का है। बकाया मजदूरों को और मटेरियल के लिए लगभग 11,000 करोड़ है, लेकिन राज्य सरकार को 10,000 करोड़ देना है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ऐसा तो है नहीं कि उनके पास पैसे पड़े हैं जो उन्होंने खर्च नहीं किए, और बार बार चिट्ठी लिख के हाथ जोड़ रहे हैं उनके खुद के। और ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजू जनता दल हो, सब हाथ जोड़ रहे हैं। और 28 में से 29 में से 25 राज्य ऐसे हैं जिनके पास नेगेटिव बैलेंस है, जबकि नरेगा में 60% एक्सेस पैसा रहना चाहिए ताकि नरेगा चलते रहे। तो नरेगा जो एक काम कर सकता है पूरा अकाल का सामना करने के लिए, काम कराने के लिए, वो तो बिल्कुल केंद्रीय सरकार की और वित्त मंत्रालय की, क्योंकि ये भी है कि बार बार रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय कह रहा है वित्त मंत्रालय को कि आप पैसे दीजिएगा, और लेकिन वित्त मंत्रालय नहीं दे रहा है। और 5,000 करोड़ जेटली साहब ने कहा था पिछले साल देंगे, वो भी नहीं दिया। पर निखिल, एक बात है कि हम आप ही का पक्ष, उनका तो कोई पक्ष है नहीं सरकार का, इसमें आप ही हैं, ताकि जमीन से हालात का पता चले। वेबसाइट है रवीश जी। नहीं, वो ठीक है, उनका नहीं है, ये दर्शकों को बताना पड़ता है। पर जो अभी वित्त मंत्री ने कहा कि 38,500 करोड़ देंगे, तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो भी बजट तय हुआ है उसे 1 अप्रैल से चालू कर दिया जाए, मतलब खर्च करना या योजनाओं नीतियों को लागू करना। तो क्या ये उस हिस्सेदारी से जो पैसा आएगा तो थोड़ी राहत नहीं मिलेगी मजदूरों को वहां?
तो उनको उनका पुराना बकाया मिलेगा। जो नए काम करना चाहते हैं, आप इसको थोड़ा सा कल्पना कीजिएगा रवीश जी, ठीक है, कि पिछले पेमेंट नहीं मिले तो कोई नीचे वाला काम चालू कराना ही नहीं चाहता है, वो पहले पिछला पेमेंट क्लियर कराना चाहता है। तो आज जो लोग काम पे जाना चाहेंगे, कोई काम खोलना नहीं चाहेगा, पहले वो बकाया ठीक है पेमेंट क्लियर करना चाहेगा, और वो डरेगा हमेशा, और ये मनरेगा का मजदूर डरेगा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं रवीश जी कहना चाहता हूँ कि अकाल के लिए मात्र नरेगा नहीं है, ठीक है, इसमें पीडीएस को भी ठीक करना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं है निखिल, मुझे रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनरेगा के बारे में जानकारी देने के लिए। किसानों की भी अपनी एक समस्या है, पर दिक्कत यह है कि उनका कोई एक जो पहले किसान नेता हुआ करते थे या संगठन होते थे, वो किसान ही अलग अलग मसले पर एक दूसरे से बिखरे हुए हैं। और आज की दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह यह है कि ना तो वे ट्विटर पर हैं और ना कोई उनके लिए ट्विटर पर हैशटैग करता है। 9 करोड़ लोगों को, अगर ये तथ्य है जैसा निखिल कह रहे हैं, या तो सरकारी से चुनौती दे इस तथ्य को, 9 करोड़ लोगों को अगर उनकी मजदूरी ना मिले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो सोचिए उनकी, उस गरीब किसान की कितनी हालत होगी। ऐसे तो सब कोई भाषण देके चला जाता है कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे हम भी भाषण देके जा रहे हैं। नमस्कार।